तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जापान के हिरोशिमा में इस समय चल रहा है G7 का समिट, जिसमें भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर मोदी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। अब अगर G7 की बात की जाए तो कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो बाइडेन खुद चाहते हैं कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाए, लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए तो केवल रशिया और यूक्रेन वॉर संबंधित ही यहाँ पर ज्यादातर बातचीत हुई है। इसके तहत बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और उनसे संबंधित कई सारे लोगों को नए प्रतिबंधों के घेरे में किस तरह से लाया जाए, इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। 70 से ज्यादा रशियन डिफेंस कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ कई सारे आइटम जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका द्वारा अभी भी एक्सपोर्ट किए जा रहे थे रशिया को, इन सब के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाने के लिए यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है और नए कई तरह के सैंक्शंस रशिया के ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जापान की तरफ से बताया जा रहा है कि G7 में जो सबसे प्रमुख मुद्दा उन्होंने उठाया है वो परमाणु निशस्त्रीकरण का उठाया है। यानी जापान नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी देश अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखे। ऑब्वियसली उसने इसकी मार झेली है, उसे पता है कि क्या होता है जब न्यूक्लियर वेपन से हमला होता है। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं कि रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर गहन चर्चा की गई, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आती है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये खबर हमें गौरवान्वित कर देती है। बताया ये जा रहा है कि जापान पिछले कुछ समय से साइबर अटैक्स की मार झेल रहा है और ये साइबर अटैक्स करवाए जा रहे हैं चाइना द्वारा। यानी चाइना द्वारा जापान के लगभग सभी फील्ड में साइबर अटैक्स करवाए जा रहे हैं। बार बार इनकी संख्या पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर इनकी डिफेंस कंपनीज हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ तक कि जापान के अंदर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी साइबर अटैक्स करवाए गए हैं चाइना के द्वारा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जापान का जो पेमेंट सिस्टम है, जो उसका बैंकिंग सिस्टम है, इसके ऊपर भी चाइना द्वारा कई सारे साइबर अटैक्स करवाए गए। ऐसी परिस्थिति में जापान को चाहिए एक फुल प्रूफ पेमेंट सिस्टम, ऐसा जो कि अपने आप को साइबर अटैक वगैरह से बचा पाए और उनका जो पेमेंट सिस्टम है वो एक सेफ एंड सिक्योर टाइप का बन पाए। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जापानीज गवर्नमेंट आम लोगों के लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करने जा रही है। जी हाँ, और इसको लेकर जापानीज गवर्नमेंट इस समय काफी गंभीरता से सोच रही है। गंभीरता शब्द का इस्तेमाल किया गया है रिपोर्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और ये बात सामने निकल कर आई है जापान के डिजिटल मिनिस्टर की तरफ से। जी हाँ, और जापान के डिजिटल मिनिस्टर का नाम है कोनो तारो। इन्होंने दरअसल एक इंटरव्यू देते हुए ये सारी बातें बताई, यानी चाइना के द्वारा किस तरह से साइबर अटैक्स वगैरह किए जा रहे हैं और किस तरह से हम लोग आम जापानीज लोगों की जो लेन देन की प्रक्रिया है उसे सिक्योर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए हम लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी ये सारी बातें सुनकर आप समझ सकते हैं कि भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम कितना सेफ एंड सिक्योर है, जिसको कि दुनिया भी मानती है। जापान जो कि टेक्नोलॉजिकली लगभग सभी फील्ड में बहुत आगे है, वो भी हमारे पेमेंट सिस्टम के बारे में इस तरह की बात कर रहा है, तो यकीनन ये हमारे लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है। और साथ ही हमारे यूपीआई के लिए एक नया देश और मिल गया। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। जो हम लोग चाहते हैं कि हमारा यूपीआई सिस्टम ग्लोबली इस्तेमाल किया जाए, दुनिया के सभी देशों तक पहुंचे, वो चीजें अब एकदम साकार होते हुए दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल के समय में ही कई सारे देशों ने हमारे यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब जापान जैसा देश, जो कि दुनिया की इस समय तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अगर भारत का पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर लेगा तो यकीनन ये भारत के लिए बहुत बड़े एडवांटेज वाली बात हो सकती है। और ये जो भारत का पेमेंट सिस्टम इतना ज्यादा हिट हुआ है, इसके पीछे हम लोगों को भी क्रेडिट जाता है। हम अक्सर बात करते हैं तेजस वगैरह को लेकर कि इनके एक्सपोर्ट संबंधित अभी ज्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण है कि भारतीय फोर्सेस द्वारा हमारे स्वदेशी वेपन्स के ऊपर अभी इतना ज्यादा विश्वास जताया ही नहीं गया, तो दुनिया के दूसरे देश कैसे जताएंगे। लेकिन अगर यूपीआई की बात की जाए तो भारतीयों ने इसे बहुत पसंद किया है। आप और हम लोग बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं और यही कारण रहा कि अगर 2022 की बात की जाए तो 74.05 बिलियन टाइम्स यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यानी इतने बार इससे लेन देन किया गया, जिसे अगर करेंसी में कन्वर्ट करके डेटा में आपको बताऊं तो 126 ट्रिलियन रुपीस का लेन देन हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया। और इससे भी बड़ी बात यह कि ये 2021 की तुलना में 2022 में 2 गुना था, ये जो डेटा मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब ये भारत के अंदर जितना हिट हो रहा है, भारत में जितना सिक्योरली हम लोग एक दूसरे को पेमेंट कर पा रहे हैं यूपीआई के चलते, ये सारी चीजें दूसरे देशों को भी अट्रैक्ट कर रही है। इसके अलावा ये फ्री है, इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर 2 रुपये की सब्जी भी आपको खरीदनी है तब भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के पेमेंट सिस्टम के यही सारे फीचर्स दुनिया भर के देशों के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र बने बैठे हैं, जिसमें जापान एक नया नाम निकलकर सामने आया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।